शुरुआती सीन में एक युवा मैक्सिकन युवक मेमो क्रूज दिखाया जाता है, जो एक हाईटेक कारखाने में एक स्लीप डीलर के रूप में काम करता है। यहाँ कर्मचारियों को उनकी बाहों और पीठ में लगे नोड्स में प्लग करके एक नेटवर्क से जोड़ा जाता है। इससे उन्हें वर्चुअली कनेक्टेड रोबोट्स को नियंत्रित करने की अनुमति मिलती है, जो सीमाओं से परे काम करने वाली साइट पर रखे जाते हैं। यह उन्हें किसी भी देश के लिए काम करने की सुविधा प्रदान करता है, बिना उस स्थान में शारीरिक रूप से मौजूद होने की। स्लीप डीलर्स को इसलिए इस नाम से बुलाया जाता है क्योंकि वे अगर लंबे समय तक काम करें तो गिर सकते हैं। फिल्म फिर पिछले को याद करते हुए मेमो के घर के बारे में दिखाती है, जो मेक्सिको के ओयाका राज्य के सांता आना देल रियो में स्थित है। हम देखते हैं कि मेमो, जो अपने परिवार के साथ एक ग्रामीण क्षेत्र में रहता है जहां एक समय में एक नदी बहती थी, लेकिन एक निजी जल कंपनी ने ऊपरी धारा में एक बांध बनाया, जिसके कारण पूरे क्षेत्र में सूखा हो गया। इसके परिणामस्वरूप सांता आना के निवासियों को सुविधा में पानी इकट्ठा करने के लिए पैसे देने होते हैं। सुविधा को सुरक्षा कैमरों द्वारा निगरानी किया जाता है, जिनमें मशीन बंदूकों से लैस होते हैं, इसलिए अतिक्रमण और किसी अन्य तरीके से नहीं हो सकता। इसके अलावा मेमो के पिता चाहते हैं कि वह उनके निर्धन क्षेत्र में फसलों की खेती में भाग लें, लेकिन उनकी असली रुचि इलेक्ट्रॉनिक्स और हैकिंग में होती है। अपने खाली समय में मेमो बेकार रेडियो के टुकड़ों के साथ खिलवाड़ करता है और अपनी खुद की रचना पर काम करता है। वर्तमान में उसे ऐसी इलेक्ट्रॉनिक एंटीना बनाने पर काम कर रहा है जो अन्य संचार सिग्नल में घुसने की क्षमता रख सकती है। वो इस पर काम करता रहता है। इसकी दूरी दूर के शहरों तक बढ़ती है, जिससे उसे चाहे जितने भी रेडियो सिग्नल घुसाने की क्षमता हो जाती है। एक रात उसे सैन डिएगो, कैलिफोर्निया में डेल रियो सुरक्षा मुख्यालय के रेडियो तालाबंदी के बीच एक संचार सुनाई देती है और उसे उसके सहकर्मियों के बीच बातचीत करते हुए सुनाई देती है। लेकिन इस बार उसका सिग्नल अप्रत्याशित रूप से पता चलता है और डर के कारण वे उसकी स्थान पर ट्रैक करना शुरू कर देते हैं। मेमो जल्दी से सिग्नल को डिस्कनेक्ट करता है जब तक कि उसकी सटीक स्थान पहचाना नहीं जा सकता है। अगले दिन उसके पिताजी उसे गांव के दूसरे हिस्से में रहने वाले अपने चाचा को खाद्य फसलों की डिलीवरी करने के लिए काम पर लगाते हैं। मेमो फिर उसके चाचा के पास जाने के लिए हिचकिचाते हुए अपने रास्ते पर लिफाफा करता है। वहां पहुंचते ही उसे उसके चाचा को देखता है, जो उनके दूसरे घर के ऊपर बनी वायरलेस एंटीना के बारे में समाचार देख रहे हैं। इस लाइव टेलीकास्ट में रूडी दर्शकों को सूचित करता है कि उन्होंने हाल ही में एक इंटरसेप्टिंग उपकरण का पता लगाया है, जो मेमो द्वारा बनाई गई वही एंटीना है जो उनके शैक के ऊपर है। अपने घर को लक्ष्य बनाने की जानकारी प्राप्त करते ही मेमो और उसके चाचा जल्दी से अपने शैक की ओर दौड़ते हैं ताकि उनके पिताजी को बचा सकें। हालांकि वे बहुत देर हो जाते हैं क्योंकि एक हवाई वाहन एक रॉकेट चलाता है और उनके पूरे घर को विस्फोट कर देता है। मेमो के पिताजी घायल हालत में बाहर निकलते हैं, जबकि रूडी के अधिकारी इसे एक ज्ञात एक्वा आतंकवादी के रूप में स्वीकार करते हैं। इसके परिणामस्वरूप उन्होंने एक और रॉकेट चलाया, जिससे उनके बुजुर्ग की दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु हो जाती है। मेमो को घटना से बहुत दुख हुआ है और उसे अपने पिता की हानि का शोक है। अपराध के बोझ से जूझते हुए और अपने परिवार के बाकी सदस्यों का सहारा देने के लिए उसे फिर शहर में काम ढूंढने का निर्णय लेना पड़ता है। अगले ही दिन वह अपनी सामग्री संग्रहित करके शहर तिजुआना के लिए एक बस में सवार होता है। रास्ते में एक स्वतंत्र लेखक लुज मार्टिनेज उसी बस में चढ़ती है और उसके पास बैठती है। मेमो को ध्यान आता है कि उसके हाथों पर डिजिटल नेटवर्क के संपर्क करने के लिए नोड हैं। जब उससे पूछता है कि वह ऐसी कौन सी चीज प्राप्त कर सकता है, तो वह उसे बताती है कि वह कोयोटेक के रूप में जाने वाले किसी को ढूंढ सकता है। वह उसे भी बताती है कि शहर में एक विशेष काला बाजार है जहां उसे सस्ते मूल्य पर इंस्टॉल करवा सकता है। उसी शाम लुज अपने घर लौटती है और उसके आई सहायक द्वारा स्वागत की जाती है, जो उसे उसका नया संदेश बताता है। फाइल खोलने पर उसे अपने मनी लेंडर के वीडियो संदेश मिलता है, जो उसे जल्दी से पैसे वापस करने के लिए दबाव डालता है। वह उसे धमकाता है कि अगर वह इसका पालन नहीं करती है तो उसके घर में तोड़फोड़ करके उसकी सभी सामग्री को जब्त कर लेगा। यहाँ हमने जाना कि लुज अपनी यादों को ऑनलाइन यादों के व्यापार कंपनी ट्रू नोट के माध्यम से अपलोड करके जीवन यापन करती है, जहां दर्शक पाठ्यक्रम के लिए भुगतान करते हैं। वह बहुत सारी रोचक सामग्री देने में सक्षम नहीं है, जिसका कारण वो कर्ज में है। कुछ समय बाद विचार विमर्श करने के बाद वह बस में मेमो से मिलने की उसकी पहली याद को अपलोड करने का निर्णय लेती है। इसी बीच मेमो तिजुआना में एक अवैध गली में जाता है जहां उसे नोड स्थापित करवाने के लिए कोयोटेक ढूंढने की जरूरत होती है। पता चलता है कि नोड एक व्यक्ति को ऑनलाइन जाने और आर्थिक अवसर प्रदान करने की अनुमति देता है। क्षेत्र में घूमते फिरते हुए उसे एक अनजान आदमी द्वारा सस्ते मूल्य पर नोड स्थापित करने की पेशकश की जाती है। जब मेमो सहमत होता है तो वह उसे एक छोड़ा हुआ स्थान पर ले जाता है। एक अप्रत्याशित घटना के बाद वह आदमी एक रॉड से मेमो को नीचे गिरा देता है और उसके सारे पैसे चुरा लेता है। कुछ समय बाद उसे अपने होश में आने के बाद और रहने की जगह ढूंढने के लिए निकलना पड़ता है। अंततः उसे एक छोड़ा हुआ झोपड़ी मिलती है। सुबह लूज जागती है और जानती है कि उसकी कहानी मेमो को खरीद लिया गया है। इसके अलावा खरीदार उसे उसकी और एक कहानी के लिए बहुत अच्छी रकम पेश करता है, जिसमें उसके बारे में और भी ज्यादा जानकारी हो। इस परिणामस्वरूप लूज मेमो की तलाश में निकलती है और अंततः उसे एक गली में बैठे हुए पाती है।
वह पूछती है कि क्या उसने कोयोटेक मिला है, जिस पर उसका दुर्भाग्यपूर्ण संपर्क हुआ है। उसे और अधिक जानने की कोशिश में लूज उसकी मदद करने का प्रस्ताव देती है और उसे तिजुआना नोट बार ले जाती है। पहुंचते ही वह नोड्स को उस पर स्थापित करने के लिए तैयार होती है और खुद को एक कोयोटेक के रूप में प्रकट करती है। मिमो हैरान होता है कि उसे इसके बारे में कैसे पता चला, जिस पर वह अपने पूर्व प्रेमी से सीखी है, और वह स्थापना के लिए तैयार होती है। वह उसे इसके संभावित जोखिम के बारे में चेतावनी देती है। इन नोड्स के माध्यम से वायरस या शॉर्ट सर्किट के मामले में उसके शरीर में बिजली बह सकती है की संभावना होती है। एक बार जब उसका शरीर मशीन में जुड़ जाता है तो वह इसे नियंत्रित कर सकता है, लेकिन मशीन को उस पर नियंत्रण भी बनाने का एक मौका होता है। उपकरण को तैयार करने के बाद मिमो अपनी कमीज उतारता है, जिससे लूज कुछ समय के लिए विचलित हो जाती है। इसके बाद मिमो को अंततः नोड स्थापित कर दिए जाते हैं, जिससे वह एक स्लीप डीलर के रूप में काम करने के लिए तैयार हो जाता है। अगले ही दिन वो एक नेटवर्क कारखाने में जाता है, जहां उसे कई लोग वर्चुअल काम में लगे हुए मिलते हैं। फिर मिमो को सैन डिएगो में एक निर्माण कार्य के लिए रखा जाता है और उसे इस वर्चुअल वास्तविकता के काम के लिए एक स्थान दिया जाता है। जैसे ही वो अपने नोड्स को केबल से जोड़ता है, वह खुद को उच्चतम इमारतों में से एक में अपने रोबोट के साथ निर्माण स्थल पर पाता है। पहले कुछ क्षणों में उसे ऊंचाई के कारण घबराहट होती है, लेकिन उसे किसी तरह से खुद को शांत करने में कामयाब होता है और काम शुरू करता है। पूरे दिन काम करने के बाद मीमो रेस्तरां में लूज को मिलने जाता है और उसे अपनी मदद के लिए आभार व्यक्त करता है। जब दोनों अपनी बातचीत शुरू करते हैं, लूज उसके पिछले बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करती है। उसे बताता है कि वह पैसे कमाने के लिए तिजुआना आया है, अपने परिवार की आर्थिक समस्याओं का उल्लेख करते हुए। उसने ये भी खुलासा किया है कि वह हर रविवार रात को सेंट्रल मार्केट में खाना खाता है, क्योंकि यह उसे अपने घर की याद दिलाता है। लेकिन जब लूज उससे उसके पिता के बारे में पूछती है तो वह इसके बारे में बात नहीं करना चाहता है। दिन बिताते हुए मेमो नेटवर्क फैक्ट्री में कठिन मेहनत करने में अपना समय देता है, जिससे उसे अच्छा पैसा कमाने में सफलता मिलती है। वह अपने कमाई का एक हिस्सा अपने परिवार को भेजता है, जिससे उन्हें खुशी मिलती है और धीरे धीरे उन्हें आर्थिक बोझ से राहत मिलती है। फिर भी इसका एक परिणाम होता है, उसकी ऊर्जा धीरे धीरे नोड्स द्वारा खींची जा रही है। दूसरी ओर लूज मेमो की अधिक स्मृतियों को अपलोड करने की कोशिश करती है, लेकिन उसके खरीदारों की शिकायत होती है कि वह उनके मांगे गए पृष्ठभूमि जानकारी प्राप्त नहीं कर रही है। ये पता चलता है कि जो व्यक्ति जानकारी की मांग कर रहा है वो कोई और नहीं है बल्कि रूडी है, जिसे सांता एना ऑपरेशन के बारे में संदेह हो रहे हैं। इसके अलावा मीमो और लुज अधिकांश समय साथ बिताने लगते हैं, जिससे वे एक दूसरे के करीब आते हैं। दोनों को एक दूसरे के प्रति भावनाएं विकसित होती हैं, जो अंततः उनकी मित्रता को एक रोमांटिक संबंध में बदल देती है। एक रात जब वे दोनों लुज के घर होते हैं तो वे फैसला करते हैं कि वे अपने बारे में सब कुछ साझा करेंगे। इस परिणामस्वरूप वे अपने नोट्स को जोड़ते हैं, जिससे उन्हें एक दूसरे का हर विवरण सीखने की अनुमति मिलती है। ये पल धीरे धीरे आवेशकारी होता है और अगले दिन वे प्यार बनाते हैं। लूज, जो अब मेमो के बारे में सब कुछ जानती है, उसके पिता की मौत के बारे में सभी विवरणों को ट्रू नोट पर अपलोड करती है। इस जानकारी को देखने के बाद रूडी को अंततः यकीन हो जाता है कि उसका काम ने एक निर्दोष आदमी को मार दिया है। इस परिणामस्वरूप अपराध धीरे धीरे उसे घेरने लगता है। एक अच्छा दिन मेमो लूज के पास जाता है, लेकिन पता चलता है कि वह घर पर नहीं है। जब वह जाने के लिए तैयार होता है तो एक पड़ोसी उसे अपार्टमेंट के दरवाजे को खोलने में मदद करता है, उसे अंदर इंतजार करने कहता है। इस समय नमो जगह चारों ओर देखता है और लूज के कंप्यूटर पर चौंक जाता है। उसे उत्सुकता से उसके ट्रू नोट खाते में पहुंचने की अनुमति मिलती है और उसे पता चलता है कि वह उसकी सभी यादें बेच रही है। थोड़ी देर बाद लूज घर आती है और उसे अपलोड की गई यादें देखती है। वह खुद को समझाने की कोशिश करती है, लेकिन नमो धोखा महसूस करते हुए गुस्से से दूर चला जाता है। उस दिन से वह अपना अधिकांश समय नेटवर्किंग फैक्ट्री में बिताने लगता है। वह अपनी गिरती हुई सेहत को ध्यान में नहीं रखते हुए अतिरिक्त घंटों काम करता है। लुज उसे माफी देने के लिए एक क्षमा पत्र लिखती है और उसे अपनी यादों का एक रिकॉर्डिंग भी भेजती है, लेकिन यह उसके रोष को शांत करने के लिए अभी भी पर्याप्त नहीं है। इस बीच रूडी अब और अधिक अपराध की भार को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है, इसलिए वह मेमो से मिलने का फैसला करता है। वह काम से कुछ दिन छुट्टी लेता है और मजबूती से सुरक्षित यूएस मैक्सिकन सीमा पार करता है। वह रात के खाने में बैठे मार्केट में मेमो को ढूंढता है। वह उसके पास बैठता है और उसे अपने पिता की हत्या के लिए जिम्मेदार ड्रोन ऑपरेटर होने का खुलासा करता है। चौंके हुए मेमो भागता है, डरते हुए कि रूडी उसे भी मारने के लिए वहां हो सकता है। हालांकि रूडी उसे पकड़ता है और समझाता है कि वो उस समय केवल आदेशों का पालन कर रहा था, अब वो उसकी मदद करके सुधार करना चाहता है। तब मेमो एक योजना बनाता है और उसे ढूंढने के लिए लूज के पास जाता है। उस रात को वह अपनी नाइट शिफ्ट करने का बहाना बनाकर नेटवर्किंग फैक्ट्री जाता है। उस समय वो केवल आदेशों का पालन कर रहा था, अब वो किसी भी तरीके से मदद करके सुधार करना चाहता है। मेमो फिर एक योजना बनाता है और उसे पूरा करने के लिए लूज के पास जाता है, उसकी मदद के लिए बेगाड़ करता है। उस रात को वह रात की ड्यूटी करने के बहाने नेटवर्क फैक्ट्री जाता है। जब पुष्टि होती है कि कोई नहीं है तो वह लूज और रूडी के लिए दरवाजा खोलता है, उन्हें अंदर ले जाता है। फिर लूज रूडी को मशीन से जोड़ने में मदद करती है।
उसके बाद वह दिलव्यू सुरक्षा मुख्यालय में पहुंचता है, अपने ड्रोन को कमांड में लेता है। उसके अधिकारी नोटिस लेते हैं और पूछते हैं कि क्या हो रहा है, लेकिन वह उनकी जिज्ञासा को टालने की कोशिश करता है। वे उसे रोकने के लिए निर्देश देते हैं, लेकिन वह उनकी अनदेखी करता है। रूडी कोई आदेश नहीं मान रहा होने की जानकारी मिलने के बाद सुरक्षा टीम अन्य सशस्त्र ड्रोनों को उसके ड्रोन को गिराने के लिए भेजती है। इस बाधा के बावजूद रूडी कुशलतापूर्वक हमलों से बचता है और सांता आना तक पहुंचता है। गर्मी के आक्रामक डॉग फाइटिंग के बाद रूडी दिलव्यू वाटर कंपनी तक पहुंचता है और बांध में एक छेद कर देता है। इसे देखकर मेमो याद करता है कि उसके पिता को बेबसी से बांध की दीवार की ओर पत्थर फेंकने की आदत थी। इस घटना के बाद मेमो अपने घर और पड़ोसी आवासीय खेतों से समाचार प्राप्त करता है, जो पूर्वजन्मी जलों के वापसी का जश्न मना रहे हैं, यद्यपि स्थायी रूप से नहीं। दूसरी ओर रूडी, जो अब अमेरिका में वापस नहीं जा सकता, तिजुआना के बाहर के गांवों में स्थानांतरित होता है और वहां पानी बेचने का काम करना शुरू करता है। मेमो तिजुआना में अपने जीवन के साथ आगे बढ़ता है, लेकिन वह खेती के लिए नोट श्रम की नौकरी छोड़ देता है। अपनी गलती, दूसरों की आशाएं और सभी उस महान जिम्मेदारी को पूरा करता है। इस चैनल की मदद करने के लिए और इस तरह के और वीडियो के लिए सदस्यता लें, सूचनाएं चालू करें और एक लाइक छोड़ें।